गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। न्यू सिलेबस के अनुसार फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप ए में एक सब्जेक्ट है अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री के विषय में हम लोग ये जानेंगे कि क्या है। एग्जामिनेशन स्कीम के अनुसार अप्लाइड केमिस्ट्री का फुल मार्क्स 100 है। इस 100 में इंड सेमेस्टर एग्ज़ाम 70 मार्क्स का है और इंटरनल एग्ज़ाम जो है वो 30 मार्क्स का है। इंटरनल एग्ज़ाम के 30 मार्क्स में 10 मार्क्स टीचर असेसमेंट में है और 20 मार्क्स जो है वो क्लास टेस्ट में है। ये एग्जामिनेशन स्कीम हो गया इस अप्लाइड केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन बता दूं। मेरा नाम डॉक्टर बेबी सारिका है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गुलजार बाग पटना 7 में मैं केमिस्ट्री की लेक्चरर हूँ। अप्लाइड केमिस्ट्री हम लोग जानेंगे क्या है, अप्लाइड केमिस्ट्री का क्या मीनिंग है। केमिस्ट्री तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन अप्लाइड केमिस्ट्री आपको पहली बार सुनने को मिला है। अप्लाइड केमिस्ट्री का मतलब है जो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, इस केमिस्ट्री का इंडस्ट्री में या किसी भी टेक्निकल फील्ड में कहाँ और कैसे हम लोग इसको यूटिलाइज करेंगे। इस केमिस्ट्री का उपयोग किसी इंडस्ट्री में या टेक्निकल फील्ड में कैसे हम करेंगे कि मोर बेनिफिटेड हम लोग हों, अधिक से अधिक हम लोगों को इसका लाभ हो और जो वर्क हम कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो। इसी को हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। अप्लाइड केमिस्ट्री के सिलेबस में टोटल 5 यूनिट्स है। टोटल 5 यूनिट्स है अप्लाइड केमिस्ट्री के सिलेबस में। अप्लाइड केमिस्ट्री का जो सबसे फर्स्ट यूनिट है यूनिट 1 में हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग जो कि यूनिट फर्स्ट है। इस यूनिट फर्स्ट में एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग एटम के स्ट्रक्चर के विषय में हम लोग जानेंगे। एटम क्या है आप सभी जानते भी होंगे, 10th में पढ़कर आए हैं। ये एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसमें पाए जाते हैं। इस एटम के विषय में पूर्ण रूपेण जानकारी हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ है, इस एटम संबंधी कौन कौन से मॉडल हम लोगों को प्राप्त हुए, जिसमें आता है रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने 1911 में अपने एटॉमिक मॉडल को प्रस्तुत किया। उसमें डिफेक्ट्स होने के बाद फिर उसको करेक्शन किया नील्स बोर ने 1913 में। इसके बाद इस एटम के डिफरेंट ऑर्बिट, ऑर्बिटल, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जानते ही होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिट और सब ऑर्बिट, इसको हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। फिर है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या है? किसी इलेक्ट्रॉन के विषय में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमको इस क्वांटम नंबर से प्राप्त होता है, जो कि 4 तरह का होता है। क्वांटम नंबर है 4 काइंड्स: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर के साथ आपको इस यूनिट में हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ना है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? फिनोमेनन ऑफ मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स। डिफरेंट ऑर्बिटल के मिक्स होने पर जो हम लोगों को संरचना प्राप्त होता है, जो कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होता है, उसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन आपने सुना भी होगा, sp, sp2, sp3, sp3d एक्सेट्रा। ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इसमें आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी पढ़ना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विषय में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस यूनिट में। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद आता है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनता है, आप सभी जानते होंगे। और इस एटम से मॉलिक्यूल के बनने में जो रासायनिक प्रतिक्रिया हमको प्राप्त होती है, ये रासायनिक प्रतिक्रिया इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र या शेयरिंग के द्वारा होती है। और यही इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र और शेयरिंग के द्वारा जो हम लोगों को
रिजल्टेंट प्राप्त होता है, मॉलिक्यूल प्राप्त होता है, न्यू मॉलिक्यूल, एटम से मॉलिक्यूल में चेंज होता है, यही केमिकल बॉन्डिंग है। केमिकल बॉन्डिंग का टाइप भी पढ़ना है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग के बाद सेकंड यूनिट है वाटर। वाटर नाम कितना छोटा है, वाटर, लेकिन इस वाटर के विषय में हम लोग स्टडी करना शुरू करें तो काफ़ी लंबा में जाएगा। काफ़ी ब्रीफ जानकारी आपको वाटर के विषय में इस यूनिट में मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है, और इस जल पर ही हमारी सारी प्रतिक्रिया, इन्वायरमेंट, ये सब डिपेंड करता है। इस वाटर यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ वाटर। सोर्सेस ऑफ वाटर के साथ साथ आपको जानकारी मिलेगी हार्डनेस ऑफ वाटर। ये हार्डनेस वर्ड जो है, आपको हार्डनेस वर्ड आपको बिल्कुल नया लगेगा, क्योंकि 10th में आपने पढ़ा नहीं है हार्डनेस ऑफ वाटर। इस वाटर में हार्डनेस कहाँ से आ जाता है, कैसे हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं कॉज ऑफ हार्डनेस। कॉज ऑफ हार्डनेस, उसके बाद ये हार्डनेस क्या है, किस कारण से हार्डनेस होता है, आप जान लें। मैग्नीशियम और कैल्शियम की बाइकार्बोनेट और सल्फेट के प्रेजेंट होने के कारण वाटर हार्ड हो जाता है। खारा जल आपने नाम सुना होगा। ये हार्ड वाटर हमको किसी भी काम में उपयुक्त नहीं होता है, या इंडस्ट्री है या मेरे डोमेस्टिक लाइफ में ये हार्ड वाटर हमारे यूज का नहीं है। तो अपने यूज के लायक बनाने के लिए इस हार्ड वाटर की हार्डनेस को हम रिमूव करते हैं, हार्ड वाटर की हार्डनेस को हम हटाते हैं। और ये हार्डनेस का टाइप भी होता है 2 तरह का। देयर आर 2 टाइप ऑफ हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस, एंड देयर आर सो मेनी मेथड फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस। हार्डनेस को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग कहते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। क्या कहते हैं? सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर इज नोन एज सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। और इस सॉफ्टनिंग का भी बहुत सारा प्रोसेस है। जैसे आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ना है सोडा लाइम प्रोसेस। हार्डनेस क्या है, हार्डनेस है तो कितना है, एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस पढ़ना है आपको EDTA मेथड से, दैट इज इथिलीन डाईएमीन टेट्राएसिटिक। इथिलीन डाईएमीन टेट्राएसिटिक के प्रोसेस से हम लोग EDTA मेथड से यहाँ हम लोग क्या करेंगे, हार्डनेस को रिमूव करेंगे और हार्डनेस को एस्टिमेट भी करेंगे, एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस बाय EDTA मेथड्स। एंड उसके बाद हम लोग इसका सॉफ्टनिंग करेंगे। तो वाटर में आपको ये पढ़ना है। फिर पढ़ना है डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, यदि कहीं का वाटर इन्फेक्टेड है, इसमें ऐसे वायरस कीटाणु प्रेजेंट हैं जो आपके लिए हार्मफुल है, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। हो सकता है उस वाटर को यूज करने से आपको कोई बीमारी हो जाए, तो इस वाटर के इन्फेक्शन को हम लोग हटाते हैं। और वाटर के इन्फेक्शन को हटाने की प्रक्रिया ही डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर कहलाती है। जो कि डिसइंफेक्टेंट का नाम आपने सुना होगा ब्लीचिंग पाउडर। आपने सुना होगा कि पानी की टंकी में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। ये यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर इन्फेक्शन को हटाने के लिए करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। आपने सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा बरसात के मौसम में जहाँ पर पानी बहता है और फिर पानी जमा हो जाता है, तो बारिश ख़त्म होने के बाद क्या डाला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग छिड़काव करते हैं। ये ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, वाटर के इन्फेक्शन को हटाता है और हम लोगों को जीने लायक, रहने लायक उस इन्वायरमेंट को बनाता है। डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर।
थर्ड यूनिट है इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इंजीनियरिंग मटेरियल्स, आप तो इंजीनियर बनने जा ही रहे हैं, तो इंजीनियर बनने के लिए हमको इंजीनियरिंग मटेरियल्स की जानकारी होनी चाहिए। इंजीनियरिंग मटेरियल्स कौन कौन सा है, कैसे यूज करेंगे, किस तरीके से यूज करेंगे कि उसका अधिक से अधिक लाभ मिले, इसके लिए हमको इंजीनियरिंग मटेरियल पढ़ना आवश्यक है। जैसे आप कोई घर बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उसमें क्या आप लगाएंगे, डिफरेंट मटेरियल्स आप यूज करते हैं, ब्रिक्स है, सीमेंट है, रॉड है, ये सब आप यूज करते हो ना। तो ये कैसा होना चाहिए, इसका प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए, ये सभी की जानकारी हमको इंजीनियरिंग मटेरियल से प्राप्त होती है। इंजीनियरिंग मटेरियल में हम लोग स्टार्ट करेंगे मेटल से। मेटल आपने नाम सुना होगा, मेटल से हम लोग स्टार्ट करेंगे और मेटल से मेटलर्जी तक जाएंगे। मेटलर्जी क्या है, मेटल को प्राप्त करने की प्रक्रिया, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल from their ores, extraction of metals from their ores, and it is done by several process. It is done by several process. Then we can define that the process of extraction of metals from their ores is known as metallurgy. मेटलर्जी का हिंदी होता है धातु कर्म। ये धातु कर्म क्या है, तो मेटल को उसके अयस्क से प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है, मेटलर्जी कहलाती है। इस मेटलर्जी में डिफरेंट वर्ड यूज होगा, मिनरल्स है, ओर्स है, वेरियस मेटलर्जिकल ऑपरेशन है, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, रिडक्शन टू फ्री मेटल एंड फाइनली रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो ये मेटल जो सुनने में इतना छोटा वर्ड लग रहा है, इस मेटल को प्राप्त करने में कई प्रक्रियाओं से हमें गुजरना पड़ता है, तब जाकर कहीं मेटल प्राप्त होता है। मेटल प्राप्त होने के बाद मेटल का यूज हम लोग एलॉयज बनाने में करते हैं। इस इंजीनियरिंग मटेरियल में आपको 3 मेटल का एक्सट्रैक्शन पढ़ना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। और एक्सट्रैक्शन के बाद हम लोग को एलॉयज पढ़ना है। एलॉयज आपने नाम सुना होगा, एलॉयज क्या है आपने नाम सुना होगा, मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करने के बाद जो रिजल्टेंट मटेरियल होता है, ये हम लोग एलॉयज के नाम से जानते हैं। एलॉयज को क्यों बनाते हैं, पर्पस क्या है, ये हम लोग इसमें जानेंगे। मेटल और एलॉयज, मेटल और एलॉयज में, एलॉयज इंजीनियरिंग वर्क्स में ज़्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि एलॉयज का प्रॉपर्टीज है ये मेटल से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। मेटल से प्रॉपर्टीज एलॉयज का ज़्यादा होता है, जो हमारे लिए ज़्यादा लाभदायक होता है। तो हम लोग एलॉयज का यूज हम लोग करते हैं। इस एलॉयज को कैसे बनाते हैं, क्या टाइप्स है, टाइप्स ऑफ एलॉयज में हम लोग पढ़ेंगे फेरस है, नॉन फेरस एलॉयज। फेरस एलॉयज जिसमें आयरन है, नॉन फेरस एलॉयज जिसमें आयरन नहीं है। आयरन नहीं है तो क्या रहेगा, दूसरे मेटल का एलॉयज रहेगा, दूसरा मेटल किसी अन्य मेटल और नॉन मेटल के साथ मिलकर बनाएगा, जैसे ब्रास और ब्रॉन्ज। स्टील का नाम आपने सुना होगा, स्टील फेरस एलॉयज है और ब्रास एंड ब्रॉन्ज जो है ये नॉन फेरस एलॉयज है। इंजीनियरिंग मटेरियल में मेटल्स एंड एलॉयज के अलावा पढ़ना है पॉलीमर्स। ये पॉलीमर्स क्या है, प्लास्टिक का नाम आपने सुना है ना, प्लास्टिक का नाम आपने सुना है। फाइबर का चेयर तो आपने देखा होगा, फाइबर का टेबल भी देखा होगा, बहुत सारा फाइबर का आर्टिकल्स आप घरेलू जीवन में करते होंगे, उपयोग करते होंगे, घरेलू जीवन में आप उपयोग करते होंगे बहुत सारे प्लास्टिक मटेरियल्स का, फाइबर के मटेरियल्स का, फाइबर आर्टिकल्स।
एंड नाउ डे टू डे फाइबर आर्टिकल्स का उपयोग जो है ये बढ़ते चला जा रहा है। आज आप फाइबर का हर चीज़ देखते हैं, चेयर है, टेबल है, पेन है, आपका फर्नीचर है, ये सब सेल्फ है फाइबर का। तो ये इसलिए हुआ कि फाइबर का यूज ज़्यादा है और फाइबर का यूज जो है ये हमारे लिए बहुत दृष्टि से लाभदायक भी है। ग्रेटेस्ट यूज ऑफ फाइबर, प्लास्टिक का नाम आपने सुना होगा। इस प्लास्टिक का यूज काफ़ी बढ़ा हुआ है आज के समय में। इसका कारण है इसके पास कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं। प्लास्टिक के पास यूनिक प्रॉपर्टीज़ है, जिसमें सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ है लाइट इन वेट। ये काफ़ी हल्का होता है, काफ़ी हल्का होता है। मेंटेनेंस इसका काफ़ी इजी है, मेंटेनेंस इजी है, ट्रांसपोर्टेशन भी इजी है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, काफ़ी सुविधाजनक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्लास्टिक का यूज काफ़ी ज़्यादा है। और इसी प्लास्टिक को हम लोग पढ़ते हैं पॉलीमर्स में, एडिशन और कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से हम लोग प्लास्टिक को बनाते हैं। और ये दो तरह का होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। ये प्लास्टिक दो तरह का होता है, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक के साथ हम लोग पढ़ेंगे रबर आपने देखा भी होगा। ये रबर का यूज हम लोग करते हैं। ये रबर भी दो तरह का होता है, नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर। नेचुरल रबर को रबर प्लांट से हम लोग प्राप्त करते हैं और ये रबर का वल्कनाइजेशन भी हम लोग करते हैं। नेचुरल रबर जो हमारे यूज का बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो रबर को हम लोग सल्फर से रिएक्शन कराकर वल्कनाइजेशन प्रोसेस से इस रबर को हम लोग हार्ड बनाते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर भी पढ़ना है। फोर्थ यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स। केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स। फ्यूल का नाम आपने सुना होगा, ईंधन तो आप जानते ही होंगे। ईंधन क्या है? जिससे ऊष्मा प्राप्त होती है, सोर्स ऑफ हीट, सोर्स ऑफ एनर्जी, उसे हम लोग ईंधन कहते हैं। अब इसमें इसका केमिस्ट्री हम लोगों को पढ़ना है। ये फ्यूल क्या है, फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आइडियल फ्यूल का क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, फ्यूल का क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन आपने सुना होगा, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, दैट इज सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल। इस फ्यूल में कैलोरीफिक वैल्यू भी पढ़ना है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? ईंधन को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसलिए कि हमको ऊष्मा प्राप्त हो, और ये जो ईंधन से ऊष्मा की प्राप्ति अधिक होगी उसको हम लोग क्या मानेंगे? अच्छा फ्यूल मानेंगे। तो कैलोरीफिक वैल्यू, ऊष्मीय मान, कैलोरीफिक वैल्यू हाई होना चाहिए। और ये किसी भी फ्यूल के कैलोरीफिक वैल्यू का डिटर्मिनेशन हमको करना है, और कैलोरीफिक वैल्यू का डिटर्मिनेशन बॉम्ब कैलोरीमीटर से करना है, जो आपके सिलेबस में है। इसके साथ साथ इस फ्यूल में जनरली हम लोग को पढ़ना है पेट्रोल एंड डीजल फ्यूल्स। पेट्रोल एंड डीजल फ्यूल्स का रेटिंग क्या है? इस रेटिंग के लिए हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दैट इज ऑक्टेन एंड सीटेन नंबर। ऑक्टेन एंड सीटेन नंबर से हम ये डिटरमाइन करते हैं कि पेट्रोल कैसा है और डीजल कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी गुणवत्ता क्या है, ये हम लोग जानते हैं। फ्यूल के बाद हम लोग पढ़ेंगे लुब्रिकेंट्स। यूनिट 4 की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। फ्यूल के बाद से हम लोग उसमें लुब्रिकेंट पढ़ेंगे। ये लुब्रिकेंट क्या है? लुब्रिकेंट क्या है? आपने अपने घरेलू जीवन में लुब्रिकेंट का इस्तेमाल किया होगा। याद कीजिए, कभी कोई लॉक, कभी कोई ताला, यदि आप उसी की चाबी से नहीं खुल रहा है, आपने क्या किया? उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, सरसों तेल आपने डाला,
या किरोसिन ऑयल आपने डाला, तो डालने के बाद क्या हुआ, उसकी चाबी उस ताला में स्मूथली मूव करने लग गया, जो कि पहले नहीं मूव करता था। साइकिल में ग्रीस का इस्तेमाल आपने किया होगा, निश्चित रूप से आपने किया होगा साइकिल में ग्रीस का इस्तेमाल। सिलाई मशीन में ऑयल का इस्तेमाल, सिलाई मशीन चलते चलते खड़खड़ाने लगता है, रुक जाता है, तो ऑयल डाला जाता है। दैट ऑयल इज लुब्रिकेंट। दैट मीन्स लुब्रिकेंट वह केमिकल्स है जो मूविंग सरफेस के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसी केमिकल्स को हम लोग लुब्रिकेंट कहते हैं, स्नेहक कहते हैं इसको हिंदी में। ये लुब्रिकेंट फ्रिक्शन को रिड्यूस करके किसी भी मशीन को स्मूथली रन कराता है, किसी भी मशीन को स्मूथली वर्क कराता है, सक्सेसफुली वर्क कराता है। तो हमको लुब्रिकेंट चाहिए ही चाहिए। इंडस्ट्री में मशीन को अच्छी तरह रन कराने के लिए, मशीन से अच्छा काम लेने के लिए, मशीन के लाइफ को बढ़ाने के लिए हमको लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करना है। ये लुब्रिकेंट कैसा होना चाहिए, लुब्रिकेंट का प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए, ये हम लोग पढ़ेंगे। लुब्रिकेंट का प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इंडेक्स, फ्लैश पॉइंट, क्लाउड पॉइंट और पोर पॉइंट। ये लुब्रिकेंट का प्रॉपर्टीज हम लोगों को पढ़ना है। लास्ट में यूनिट 5 में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो वर्ड है, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप क्या जानेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the conversion of electrical energy to chemical energy and chemical energy into electrical energy। इसमें इलेक्ट्रिक करंट से जो इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद हम लोगों को केमिकल रिएक्शन प्राप्त होता है, उसकी जानकारी हम लोग करेंगे। या केमिकल रिएक्शन कराने के बाद जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स आप जानते होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है बताइए आप। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स जिसको हिंदी में कहते हैं वैद्युत अपघट्य पदार्थ, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ। ये आपने जाना है इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में। इसके बाद इसमें पढ़ना है कंडक्शन। कंडक्शन भी दो तरह का होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन एंड मेटेलिक कंडक्शन। इसके बाद इसमें पढ़ना है अर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। अर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। अर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन के बाद पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयोनाइजेशन को प्रभावी बनाते हैं, प्रभावित करते हैं। उसके बाद इसमें पढ़ना है आपको कंडक्टिविटी, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। फिर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे का इलेक्ट्रोलिसिस का लॉ क्या है। फिर हम लोग पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल। सेल में हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल में हम लोग पढ़ेंगे ड्राई सेल, और सेकेंडरी सेल में हम लोग पढ़ेंगे लेड स्टोरेज सेल। तो ये आपके पूरे अप्लाइड केमिस्ट्री के सिलेबस की जानकारी है, जिसको 1 बाय 1 सभी यूनिट को हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको इंजीनियरिंग मटेरियल्स का फर्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। और स्टूडेंट एक बात यह आप जान लें कि इस सिलेबस को देखने के बाद आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे। सिलेबस को देखने के बाद आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे। आप ये मन में बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि 10th पास करके आए हैं तो सिलेबस काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। कुछ भी ज़्यादा नहीं होता है, कुछ भी बड़ा नहीं होता है। हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी।
पेशेंस के साथ काम करना है, धैर्य रखना है और कंटिन्यूअस स्टडी करना है, कंटिन्यूअस स्टडी करना है। जो भी वीडियोज आपको मिल रहे हैं उसको अच्छे से माइंड को कंसंट्रेट करके पढ़ना है और बार बार पढ़ना है, ध्यान देना है, फिर उसको नोट डाउन करना है, फिर उसको याद करके लिखना है। ये सभी काम आपको करने हैं। ये सभी काम आप करेंगे, आप खुद में पाएंगे कि आपका प्रोग्रेस हर दिन हो रहा है, हर दिन आप कुछ नया जान रहे हैं, तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, आपका रिजल्ट अच्छा होगा। और हम सभी चाहते हैं, सभी फैकल्टी चाहते हैं, सभी टीचर्स चाहते हैं कि जिस बच्चे को वो पढ़ाते हैं उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा हो। ओके, थैंक यू।